8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई और बीजिंग, चीन के रास्ते में थी। विमान में 227 यात्री, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 2 पायलट सवार थे, जिनमें कैप्टन जहरी अहमद शाह भी शामिल थे, जो मलेशिया एयरलाइंस के सबसे अनुभवी पायलटों में से एक थे। उड़ान शुरू में सामान्य रही और लगभग 30 मिनट की उड़ान के बाद MH370 मलेशियाई तट को पार करके दक्षिण चीन सागर के ऊपर पहुंच गया। हालांकि वियतनामी एयरस्पेस में दाखिल होने के केवल 30 सेकंड बाद विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। रात 1:21 बजे मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सोचा कि विमान अब उनके रडार रेंज में नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल एजेंसी ने MH370 को अपने एयरस्पेस में प्रवेश करते हुए तो पकड़ा, लेकिन फिर वह अचानक उनके रडार से गायब हो गया। 18 मिनट तक विमान से संचार स्थापित करने की कोशिश के बावजूद वियतनामी अधिकारियों को कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने तुरंत मलेशियाई पक्ष को स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4 घंटे बाद सुबह 6:32 बजे, जब MH370 की बीजिंग में स्केड्यूल्ड लैंडिंग का समय था, लेकिन वह नहीं उतरा, तब जाकर विमान को ढूंढने का प्रयास शुरू हुआ। यह खोज एक बहुत बड़ा कार्य थी। इस खोज मिशन में 7 देशों के 34 जहाज़ों और 28 विमानों ने भाग लिया, लेकिन व्यापक प्रयासों के बावजूद 4 दिनों तक विमान का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि बाद में सैन्य रडार ने घटना की रात को MH370 का एक सिग्नल पकड़ा। विमान को आखिरी बार रात 2:22 बजे देखा गया था, लेकिन पेचीदा बात यह थी कि वह अपेक्षा के अनुरूप पूर्वी सागर साउथ चाइना सी में नहीं, बल्कि मलेशिया के पश्चिम में कुछ द्वीपों के पास मलक्का जलसमुद्र के ऊपर था। सैन्य रडार डेटा के अनुसार यह खुलासा कि विमान उत्तर की ओर उड़ रहा था सभी के लिए एक झटका था, और कई लोग हैरान थे कि वह कहाँ जा रहा था। कुछ का अनुमान था कि यह भारत की ओर उड़ान भरकर हिमालय में दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। हालांकि कुछ दिनों बाद उपग्रह डेटा से नया सबूत मिला, जिसमें दिखाया गया कि विमान एक उपग्रह से स्वचालित रूप से संचार कर रहा था, बोइंग 777 जैसे आधुनिक विमानों की एक सामान्य विशेषता। इस उपग्रह डेटा को विमान के शेष ईंधन और गति के साथ जोड़कर शोधकर्ताओं ने संभावित अंतिम स्थान को सीमित करना जारी रखा। आखिरकार यह पता चला कि विमान हिमालय में नहीं, बल्कि समुद्र में सेवंथ आर्क नामक एक क्षेत्र में गिरा, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में 2000 किलोमीटर दूर है। ओशन इन्फिनिटी के प्रयासों और मलेशियाई पुलिस की जांच के बावजूद वे अपनी क्रमशः खोज और जांच में कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं ढूंढ पाए। कई परिकल्पनाएं सामने रखी गईं। इनमें से एक संभावना यह थी कि कैप्टन जहरी अहमद शाह ने जानबूझकर यह अपराध किया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जानबूझकर संचार प्रणालियों को अक्षम किया और विमान को समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए दिशा बदल दी। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबूतों में शामिल है कि विमान ने वियतनामी एयरस्पेस में प्रवेश करने के बाद 180 डिग्री मोड़ लिया, जो ऑटो पायलट नहीं कर सकता, और थाईलैंड और मलेशिया की सीमा के ऊपर से उड़ान भरी ताकि दोनों देशों के रडार से बचा जा सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण तीसरा बिंदु यह है कि पुलिस को कैप्टन के घर पर एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला। विशेष रूप से सिम्युलेटर पर एक रूट मार्ग था जिस पर MH370 ने आखिरी बार स्वयं उड़ान भरी थी। दूसरा सिद्धांत यह है कि विमान पर हमला किया गया था। पुलिस को 2 ईरानी मिले जिन्होंने एक इतालवी और एक ऑस्ट्रियाई के चोरी किए हुए पासपोर्ट इस्तेमाल किए थे। दोनों पासपोर्ट थाईलैंड में चोरी हुए थे। उन्हें नकली पासपोर्ट का उपयोग क्यों करना पड़ा? निश्चित रूप से अपनी पहचान छुपाने के लिए, संभवतः फ्लाइट पर हमला करने के उद्देश्य से।
लेकिन फिर पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि शायद उन्होंने सिर्फ यूरोप जाने और नौकरी ढूंढने के लिए नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उनकी मां जर्मनी में है। तीसरी परिकल्पना, जिसे सबसे उपयुक्त बताया जाता है, विशेषज्ञों के अनुसार है कि विमान में कोई समस्या हुई थी, जैसे कॉकपिट में आग लगना, जिससे कई हिस्से काम करना बंद कर दें। इस घटना ने ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे बोर्ड पर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए। विमान ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया और वह समुद्र में गिर गया। विमान के 180 डिग्री मुड़ने का तथ्य इसलिए हो सकता है क्योंकि पायलट अभी भी जाग रहा था और विमान को नियंत्रित करने मलेशिया वापस उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापसी के रास्ते में पायलट की चेतना खत्म हो गई और वह अब विमान को नियंत्रित नहीं कर सका। कुल मिलाकर 8 साल बाद भी MH370 को खोजने के सभी प्रयास अभी भी व्यर्थ हैं, लेकिन विश्लेषण विमान के स्थान के करीब और करीब पहुंच रहा है। हमें भविष्य में अच्छी खबर की प्रतीक्षा करनी होगी। वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें।